वेलकम बैक, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान को शायद अब अपने भिखारी पने से शर्म भी आना बंद हो गई, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बार बार इस बात को खुद ही कह देते हैं कि हम कटोरा लेके दुनिया भर में घूमते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है। फिर भी ये उसकी पैंतरेबाजी जो है कि कैसे भी दुनिया से पैसा ऐंठना, दुनिया जाने इस बात को कब समझेगी। पाकिस्तान के हुक्मरान बलूचिस्तान को झांसे में लेने की चालबाजियों में लेकिन लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बलूचिस्तान पहुंचे थे। बलूचिस्तान के अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हो पाई, लेकिन क्वेटा से ही गुहार लगाने लगे। एक मंच से बोलते हुए शहबाज शरीफ ने अपनी भिखारी पहचान का फिर रोना रोया। बलूचिस्तान के संसाधनों को हाथ लगाने की अनुमति मांगने लगे। बलूचों को मारने वाले यही लोग उनको अपना भाई बताने लगे और कहा कि बलूचिस्तान जब तक मदद नहीं करेगा, पाकिस्तान पर लगा ये भिखारी का तमगा ऊपर से हटेगा नहीं। आप सुनिए जरा ये बातें। ये देखें, ये शहबाज शरीफ जब वहां पर आसिम मुनीर के साथ पहुंचे थे। अच्छा, ये बलूचिस्तान भी गए, इसके अलावा ये वहां भी जा रहे हैं दूसरी ओर, जहां इन्हीं के लोग इनकी सेना को मार मार के वहां से भगाते हैं। वह है खैबर पख्तूनख्वा। और बलूचिस्तान की लड़ाई दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि जितनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान के अंदर हैं, वो मिनरल्स हो चाहे बाकी और चीज़ें हों, और पाकिस्तान उन सब का दोहन तो करता है, इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बदले में उसके बलूचिस्तान को कुछ नहीं देता। बलूचिस्तान में शायद पूरे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हों। वहाँ के लोगों की हालत वाकई बड़ी ख़राब है और उनकी लड़ाई यही है कि हमारी संपत्ति तुम अपने लिए इस्तेमाल करते हो, खासकर फौज अपने लिए इस्तेमाल करती है, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए शहबाज शरीफ वहाँ, आप सोचिए किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के किसी हिस्से में जाकर ये कहना पड़े आप हमारी मदद कीजिए, हमें आपके संसाधन इस्तेमाल करने दीजिए। तो यही आपको बताता है कि आखिर वहाँ के लोगों में उस सरकार को लेकर के, उस देश को लेकर के कितना गुस्सा होगा। जनरल साहब। बिल्कुल सौरभ, इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के वसाइल लूट के यहाँ बाहर बेच दिए, या पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट्स करके वहाँ के मिनरल वगैरह अलग अलग कंपनियों को बेचे, और अभी ये काम चीनियों के साथ मिलकर लोग कर रहे हैं। और बलूचिस्तान लगातार 1947 के बाद से बोलता चला रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक आज़ाद मुल्क था। और ये बंटवारे के पहले की मीटिंग के अंदर ही माउंटबेटन और जो खान और कलात था और साथ में जो उनके जिन्ना साहब थे, उनकी मीटिंग में एक्सेप्ट कर दिया गया था कि बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा। और तकरीबन 290 दिन तक बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, जब तक कि 1948 में जाके पाकिस्तानी फ़ौज ने उसी तर्ज पे, जैसे वो JNK के अंदर घुसे, वैसे ही वो बलूचिस्तान में घुस के उन्होंने खान और कलात को पकड़ा और वहाँ उससे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोजीशन साइन कराया। और तब से जो छोटे भाई थे खान और कलात, वो 150 लड़ाकों के साथ उन्होंने आज़ादी की जंग शुरू करी। वो तब से चालू है, 1947 से। अभी जहाँ तक ये वसाइल का सवाल है, पाकिस्तान को मालूम है कि बलूचिस्तान अगर उनके काबू नहीं आता तो उनकी इकॉनमी तो वैसे ही बेड़ा गर्क है, तो रहा साहब पाकिस्तान कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा जी। बलूचिस्तान के मिनरल वेल्थ, वहाँ का गैस, वहाँ का गोल्ड, वहाँ का कॉपर, वो सबसे ज़्यादा वही एक जगह है जहाँ से ये बेच के कोई पैसे कमा सकते हैं। और जो CPEC अगर नहीं बनता है तो चीनी भी अपना हाथ अभी पीछे खींचने को हो रहे हैं, और बल्कि चीनी अभी डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं BLA के साथ में। तो अगर मान लीजिए चाइना लोग BLA के साथ संपर्क, बिल्कुल उनको मालूम है कि पाकिस्तान की फौज अभी कोई हिफाजत नहीं दे पा रही है CPEC को, और इससे अच्छा कि हम बलूचिस्तान से डायरेक्टली कोई बात कर लेंगे भाई, तो आप हमें कम से कम ना मारो। और ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान को वही बोले भाई तुम आज़ाद हो जाओ और हमें मत मारो, और तुम जो चाहोगे हम तुमको दे देंगे, हमारा सिर्फ कॉरिडोर जाने दो, ताकि हमारा जो ग्वादर पोर्ट से सी ऑफ कम्युनिकेशन का लेंथ कम हो जाए। जो 28 दिन में हमारा माल पहुंचता है वो 12 दिन में पहुंच जाए वहाँ पे चाइना के अंदर, जिंगजियांग। अरे आपने सर बीच में खबर देखी थी कि BLA ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक वक्त पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल
सुराब शहर पर जो है पूरा कब्जा हो गया। अभी हमारे प्रोग्राम में एक ऑथर हैं और स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे भारत सरकार में, तिलक देवेश्वर जी, वो आए थे। उन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं पाकिस्तान और बलूचिस्तान पर, पश्तूनों पर भी उन्होंने किताब लिखी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई ऐसा वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि फिर भी तो आप आफ्टर ऑल आर्मी तो आप उनकी देख ही रहे हैं कि आप जुल्म तो करती है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा होगा, जल्द होगा। उसकी वजह यह है कि अब बलोच लोगों के मन से डर निकल चुका है। बिल्कुल, उनको इतना मारा है पाकिस्तान की आर्मी ने, इतने जुल्म किए हैं कि अब वो डरते ही नहीं है। और जब जिस दिन लोग आपसे डरना बंद कर दें किसी फौज से, तो उस फौज की क्या औकात रह जाती है। बिल्कुल, अगर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर 44% जोग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान के पास है। उसमें पॉपुलेशन कितनी उनकी 5 से 6%। व्यवहार कैसा है? सौतेला व्यवहार, यानी कि हम आपके मिनरल्स, चाहे गोल्ड, कॉपर, चाहे वो मैग्नीशियम, कोल और जितने भी उनकी नेचुरल गैस, अब जितने भी ये रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन क्या डेवलप हुआ बलूचिस्तान? नहीं। और दूसरी चीज है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट, ये दो मेजर जो इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें से एक ने, अगर आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि अब बलूचिस्तान आजाद है, वी आर अ फ्री इंडिपेंडेंट देश। और अगर पाकिस्तान आर्मी का देखा, कितना भी यातनाएं दे दें, कितने भी इनके महिला के लीडर्स को अरेस्ट करके एक जेल से दूसरे जेल ले जाके उनके ऊपर यातनाएं दें, लेकिन इनके अंदर से खौफ हट गया। और अगर आपको याद हो, उन्होंने बताया था डॉक्टर महनाज या ऐसा कुछ, महराम, उसके बारे में। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक होती है आदमी के अंदर, जब डर हट जाता है तो उससे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके हस्बैंड को तो मार दिया था इन्होंने। तो उनके अंदर से जब डर हट जाता है तो कोई भी ऑक्यूपाइंग फौज उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लोगों को मार सकते हो, लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते। और जब तक आप लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते, उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना भी रूरल एरिया है आज बलूचिस्तान के अंदर, अगर हम क्वेटा छोड़ दें, हम ग्वादर छोड़ दें, अब तो सुराब भी चला गया, जो कि उनके हाईवे जो कराची जाता है उसके रास्ते में आता है। अगर इन एरियाज को छोड़ दें तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पे उनकी चलती नहीं है पाकिस्तान आर्मी की। मंगूचार, कई एरियाज हैं जिनको उन्होंने लिबरेट सा करके रखा है, और पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स डरते हैं। आपको ट्रेन हाईजैक का तो याद ही होगा कि कैसे वो पूरी की पूरी ट्रेन उन्होंने हाईजैक कर ली थी। और अगर कुछ भी करना है तो उसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, जो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। सर, एक खबर आपको बांग्लादेश की अब देते हैं। बलूचिस्तान के बाद बांग्लादेश में आपने देखा कि शेख हसीना के ऊपर एक तो वॉर्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, उसके आरोप लगा दिए उन्होंने। एक तो अपने यहाँ एक इंटरनेशनल कोर्ट बना रखा है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, और उसमें लाइव ट्रायल दिखाया गया शेख हसीना के खिलाफ। शेख हसीना भारत में है, सब जानते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अब वहां का इतिहास मिटाने में भी जुट गई है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अब वहां के करेंसी नोट से शेख मुजीबुर रहमान, जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, उनकी तस्वीर को हटा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने नया नोट जारी किया है, वो अब आ गया है सामने। ये पुराना नोट आपको दिखाई दे रहा है। अब इन नोटों पर से बंगबंधु नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर अब नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी आंदोलन चला था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। लेकिन जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तब से उनके और उनके परिवार से जुड़ी तमाम ऐतिहासिक निशानियों को मिटाया जा रहा है। पहले नोटों पर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर होती थी, अब वहाँ नई तस्वीरें, वहाँ की कुछ जो मेन आप कहिए ऐतिहासिक धरोहर वगैरह जो हैं, उन जगहों को, वहाँ पर पारंपरिक स्थानों को जगह दे दी गई है। और बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक का कहना है कि अब नोटों पर अब किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तब कई जगहों पर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया था, और अब नोटों पर से उनकी तस्वीर भी जो है गायब हो चुकी है। पुराना नोट और नया नोट वो आपको दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। अच्छा, शेख हसीना चूंकि शेख मुजीब की बेटी हैं, तो जाहिर है कि वो चाहती होंगी कि अपने पिता की लेगेसी को मैं आगे बढ़ाऊं। लेकिन वहाँ की अब जो सरकार है, उसको लगता है कि अगर नोट पर कोई तस्वीर रहती है किसी व्यक्ति की, तो वो तो लगभग अमर है वो आदमी, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ में हमेशा उस व्यक्ति का चेहरा जो है उसको दिखाई देता रहेगा। तो वो लेगेसी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश जो है वो ख़त्म करना चाहता है। लेकिन ये समझ से परे है कि इसमें कोई शक नहीं है
कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ क्यों था या बांग्लादेश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी क्यों थी। शेख मुजीबुर रहमान, और वो माना जाता है पाकिस्तान के इतिहास का इकलौता इंडिपेंडेंट इलेक्शन, आज़ाद इलेक्शन जिसमें चोरी नहीं हुई थी वोटों की। बाकी तो सारे इनके इलेक्शन जो हैं वो रिग्ड थे। सेना हमेशा फ्रॉड कराती है, जैसे भी इमरान खान को किया, जेल में बंद किया, पार्टी को डिसबैंड किया और उसके बाद इलेक्शन कराया। वोट फिर भी इमरान खान की पार्टी को मिले, नए सिंबलों पर उनके लोग लड़ लिए या इंडिपेंडेंट लड़ लिए, फिर भी उनको हारा हुआ दिखा दिया गया। बांग्लादेश के अंदर जब वो इलेक्शन हुआ उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान वो इलेक्शन जीत गए थे और वो प्रधानमंत्री बनते पूरे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान मिला करके। लेकिन यहां जो कि पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, उसको ये मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा। और इसलिए यहां की सेना ने और उस वक्त ये बिलावल भुट्टो के नाना ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, इन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इस नतीजे को ही नहीं मानते, क्योंकि वजह यह थी कि आबादी वहां ज्यादा थी और 90% से ज्यादा वोट ईस्ट पाकिस्तान का शेख मुजीब को मिल गया था। इसीलिए ये सारी लड़ाई हुई, इसीलिए बांग्लादेश बना और अलग हुआ पाकिस्तान से। और वो लेगेसी बांग्लादेश मिटाना चाहता है तो ठीक, जैसी जिसकी बुद्धि। सर सौरभ, आपको आश्चर्य होगा कि बंगा बंधु बोलते हैं फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के, और उनकी तस्वीर हटाना, और ये बांग्लादेश के अंदर अभी नहीं पहले भी ये करते आए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब सरकार में थी उनका भी यही था कि बंगा बंधु का जो फोटो है हटा दिए जाए और नॉर्मल जो वहाँ के जो नॉर्मल लैंडस्केप्स हैं वो दिखाए जाए। ये बांग्लादेश के अंदर अपनी ही जो उनकी आइडेंटिटी है, जो उनका अस्तित्व, हिस्ट्री है, उसी को मिटाना चाहते हैं। ये जमात का जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश के अंदर, उस इन्फ्लुएंस के कारण ये आज नौबत आई है कि लगातार पाकिस्तान 1971 में लड़ाई हार गया, लेकिन अपने जो लोग हैं इसलिए आज तक वहाँ पर बिहारियों को कभी भी उन्होंने नागरिकता नहीं दी है। और यही नहीं, और अभी भी जब भी अवामी लीग आती है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आती है, यूनुस जो है कहा जाता है कि एक नोबेल प्राइज़ विनर है, तो उनकी जो हरकतें हैं वो ज़रूर नोबेल नहीं हैं, और हरकतें जो है एक तरीके से हिडन एजेंडा और एक इस्लामियत जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स बॉडीज़ के द्वारा, जमायत के द्वारा, ये साफ दर्शाता है कि आज बांग्लादेश में आइडेंटिटी क्राइसिस है। सर पूरी तरीके से, मतलब जिस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार पाकिस्तान है उसी का शिकार बांग्लादेश भी हो गया। जब आपको ये ना मालूम हो कि मेरा ओरिजिन क्या है। आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, आपको हंसी आएगी। कल मैं कोई पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें ने लिखा था कि वो पाकिस्तान गए तो वहाँ जाकर के एक म्यूज़ियम में गए, तो म्यूज़ियम के अंदर एक नक्शा लगा हुआ था। और नक्शा क्या था, जो ब्रिटिश हमारे पार्टीशन से पहले जो पूरा मैप इंडिया का दिखाई देता था, जिसमें इधर पूरा अफगानिस्तान की बाउंड्री से लेकर उधर बर्मा तक और नीचे श्रीलंका तक, ऊपर कश्मीर तक, वो पूरा नक्शा जो आप देखते हैं वो, और उसके नीचे लिखा हुआ था अनडिवाइडेड पाकिस्तान। आप मतलब ये मतलब ये साइकी है, सोच। अरे तुम अगर अपने बच्चों को ये बता दोगे कि अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था, उसका डिवीजन से इंडिया है गया और पाकिस्तान बन गया। सौरभ, जो आप कह रहे हैं, आप बता रहे हो अनडिवाइडेड पाकिस्तान था कभी, सेम विद बांग्लादेश। बिल्कुल जो आप कह रहे हो, पाकिस्तान में एक अरेबिक आइडेंटिटी लेने की कोशिश की जा रही थी, और वही पाकिस्तान आइडेंटिटी उर्दू की थोप रहा था बांग्लादेश में। उसके बरखलाफ, जैसे आप कह रहे थे, बांग्लादेशियों ने विरोध किया कि हमें उर्दू नहीं चाहिए भाषा, हम पंजाबियों तो अब यहाँ पर जमाते इस्लामी वाले आ गए जिनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है और पाकिस्तान की सेना के ये मुखबिर हुआ करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने शेख मुजीब की, शेख हसीना के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। एक शेख हसीना और एक शायद इनकी बहन, ये बचे थे उस पूरे कत्लेआम में। सोचिए, किसी देश का नेता, वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे, पूरे खानदान को खत्म कर दिया था एक रात के अंदर। ये चूंकि विदेश में थी इसलिए ये बच गई, नहीं तो इनको भी उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता जब इनकी उम्र शायद कुछ साल की होती होगी। तो वो बांग्लादेश, आपने सर बड़ा अच्छा कहा, उसी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गया। अब ये क्या बताएगा ये कहां से पैदा हुआ? अगर शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ द नेशन नहीं है, या फादर आप ना मानो अपने नेशन का, अरे भाई वो लिबरेशन स्ट्रगल का हीरो है तुम्हारा, और अगर तुम उसकी आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हो तो फिर तुम कहां से निकले? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। सौरभ, ऐसा है कि पाकिस्तान, चलो मैं थोड़ा अलग लेता हूँ, पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री और कल्चर का ही कोई प्रूफ नहीं है।
उसकी सिविलाइजेशन कहाँ से जुड़ती है, कहाँ से पैदा होके आए, उनका डीएनए क्या है। तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। और जहाँ तक अभी बांग्लादेश का सवाल है, मोहम्मद यूनुस एक अनइलेक्टेड आदमी है जिसको केयर टेकर की जिम्मेवारी दी गई, और जो पाकिस्तान का संविधान है उसमें ये लिखा गया है कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करा के इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके आएगी। तो अगर ये अभी जो पैराशूट होके आ गया, चाहे अमेरिका का डी स्टेट लेके आया, या जमात इस्लामी वाले आईएसआई की मदद से इसको लेके आए, या स्टूडेंट्स ने जो एक एजिटेशन चलाया, तो एक अनइलेक्टेड लीडर है, इसकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। तो जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर बन नहीं जाती है, तो कोई भी एक बड़ा फैसला उस देश के लिए लेना इनकी हक में नहीं है, इनके पावर में भी नहीं है। वो कोई भी केयर टेकर गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटजिक डिसीजन नहीं ले सकती है, चाहे वो जो रखाइन कॉरिडोर की बात कर रहे थे, और आर्मी चीफ जो वाकुर जमान ने बोला कि आप नहीं ले सकते हैं ये, जबकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वही फैसला लेगी कि हमने बांग्लादेश के बारे में क्या करना है। जहाँ तक जमात का सवाल है, ये वो लोग हैं जो रजाकार कहलाते थे जब ईस्ट पाकिस्तान था, और इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के साथ मिलके पूरे बंगालियों के ऊपर अत्याचार कराया। जितना लूट पाट मार जो ऑपरेशन टॉर्च लाइट के नाम से इन्होंने पाकिस्तान ने चलाया था, लाखों की तादाद में इन्होंने बंगालियों को मारा, हिंदुओं को मारा, औरतों के साथ बलात्कार किया। ये वो लोग हैं, और ये कई वो लोग भी हैं जो यहाँ पर नाजायज औलाद पैदा हुई किसकी, पाकिस्तान फौज की, वो सारे आज के दिन में जमात के अंदर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती, बांग्लादेश का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है। केयर टेकर गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इलेक्शन करना चाहिए, और वही पाकिस्तान का चीफ बोल रहा है। देखिए, ब्रिटिश ने जब पार्टीशन किया था बंगाल को अक्टूबर 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उन्होंने इसको डिवाइड किया था एडमिनिस्ट्रेटिवली। वैसे अगर आप देखें तो इसी जगह से हमारे जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो पूरी मूवमेंट यहीं से शुरू हुई थी, और वो बिल्कुल सेकुलर मूवमेंट थी। लेकिन जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, अनडिवाइडेड पाकिस्तान नहीं है, अनडिवाइडेड बंगाल था। और बंगाल ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से उन्होंने हिंदू मुस्लिम का डिवीजन वहां पे किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया, लेकिन एक्चुअली वो जरूरत नहीं थी। और उस समय पे जितने भी हमारे वर्कर्स थे, जितने भी हमारे देश के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहे थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस या दूसरे हों, वो नहीं चाहते थे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर किसी तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हो। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जब यूनुस आए तो उनकी एक रेपुटेशन थी, ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश को एक सेवियर मिल गया है। लेकिन हुआ क्या, वो अपने आप को आइकॉन दिखाना चाहते हैं आज के टाइम में। उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके, इलेक्शन करके इलेक्टेड पार्टी को दें। उन्होंने अवामी लीग को तो बैन कर दिया, और जमात इस्लामी को वापस लेके आ गए हैं, जो इनके बहुत क्लोज है, और जमात इस्लामी इनके क्लोज है। और जो स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है, जो अब नेशनलिस्ट पार्टी बन चुका है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी बन गया है, वो चाहते हैं कि ये 5 साल तक रहें। वो इसलिए चाहते हैं कि उनका ऑन द ग्राउंड कहीं पे भी इतना सपोर्ट नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, और उनको लगता है कि बीएनपी फॉर्म कर लेगी गवर्नमेंट। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आज फॉर्म करे, चाहे बीएनपी करे या कोई और, लेकिन आज भारत के साथ बीएनपी भी फॉर्म करती है, उसके भी क्लोज लिंक्स हैं पाकिस्तान के साथ। देखिए कैसे पाकिस्तान के नक्शे कदम पर अब बांग्लादेश चल पड़ा है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी और उसके नेता को जेल में डाला, इमरान खान को, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। पार्टी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इन्होंने शेख हसीना की पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, अब शेख हसीना भी नहीं लड़ सकती। एक छोटा सा फैक्ट, फिर अगली खबर पर जा रहा हूं। जितने इलेक्शन आज तक बांग्लादेश में हुए हैं, ये जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग है, इसे हर इलेक्शन में कम से कम 40% वोट मिला है। तो ये है डर इनको शेख हसीना से। एनीवे, भारत की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन फिर भी अब लश्कर के आतंकवादी जो हैं वो बिलों से बाहर आ रहे हैं और फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लश्कर तैयबा के नए नए आतंकवादी कैमरे पर रोज दिखाई देते हैं और भारत को ये धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में लश्कर के नए आतंकवादियों की लोकेशंस भी ट्रेस हुई हैं। लश्कर के टेररिस्ट पाकिस्तान में खुलेआम मजमे लगा रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा आतंकी भारत के खिलाफ हेट स्पीच दे रहे हैं। आतंकियों की नई लोकेशन इस बार फैसलाबाद में मिली है। आतंकियों के अटैक वाली धमकी का एक नया वीडियो मैसेज सामने आया है, जिसमें सबसे पहले आपको सुनाएंगे हम। लेकिन लश्कर आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख का जहरीला भाषण कैसा है ये आप देखिए। वो ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का कितना करीबी है
वो इन तस्वीरों से ही आपको क्लियर हो जाएगा। कारी मोहम्मद याकूब शेख हाफिज सईद के साथ घूमता नजर आता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पैर जमाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसके पीछे हाफिज सईद की ही तस्वीर होती है। तीसरी तस्वीर में कारी शेख आतंकवादी आमिर हमजा के साथ नजर आता है। कारी शेख आमिर हमजा का भी बहुत करीबी समझा जाता है। मोदी तू कहता है ये सिलसिला बंद करो, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। हिंदुस्तान तेरा इलाज, इसके अलावा और कोई नहीं। तेरा वतन वतन अजीज पाकिस्तान हिंदुस्तान के तकब्बुर गुरूर को, उनकी रऊनत को मिटाने के लिए बनाया गया है। ये एटम बम और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइलों की रेंज, ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा माप के बनाई गई है कि आने वाले वक्त में हमारा ये असली दुश्मन, हमारा ये नजरियाती दुश्मन, कल को जरूरत पड़ेगी इसको नाको चने चबवाने की, तो हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी इंशाअल्लाह काम आएगी। कह रहा हमारी मिसाइलें जो है नाकों चने चबवा देंगे। मिसाइलें तो देख ली तुम्हारी सारी, है बहुत कितनी देखनी है मेरे ख्याल से, जितनी बचर सब तो चलाई डाली उन्होंने, कोई छोड़ी तो थी नहीं उसमें। अरे एक आपने कभी एक बात सोची, ये पाकिस्तान में हम भी आपको ये वीडियोस दिखाते हैं, पाकिस्तान में कभी आपने कोई सिंधी आतंकवादी भारत के खिलाफ बोलता हुआ देखा हो? सिंध का कोई आदमी ऐसे कोई जिसको भारत ने कहा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? कोई बलूचिस्तान का कोई आदमी आपने देखा कि नहीं ये इंडिया का दुश्मन है, ये हम उसको आतंकवादी मानते हैं? ये सब कहाँ से आते हैं? पंजाब। सारे के सारे सौरभ ये आते हैं पंजाब से, और पंजाब से, और ये जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट $10 मिलियन, कैन यू इमेजिन, हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन, ये सारे के सारे जो हैं ये पंजाब प्रोविंस, उनका मकसद, इनका जो फंडिंग है सारा का सारा सऊदी अरेबिया से है, कंप्लीट मिडिल ईस्ट फंडिंग। और जिस प्रकार से ये इनको टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, इसीलिए डाला था कि ये जो आतंकी संगठन हैं ये सब इसका दुरुपयोग पैसा का करते हैं। आप देख लीजिएगा 10 तारीख को मसूद असद का परिवार मरता है, कितने पैसे पाकिस्तान ने दिए? 14 करोड़। 1 करोड़ हर एक इंसान को मसूद अजहर। रजा भाई, ये चाह के भी सिंधी और बलोची लोगों के मन में भारत के लिए नफरत पैदा नहीं कर पाए। वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दो एक हैं। एक तो सिंधियों का जो लगाव है, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो के जो पिताजी थे वो जरूर जूनागढ़ के एक प्रधानमंत्री रहे उस वक़्त, और जब वो चले गए, लेकिन मुहाजिर जो हैं, मुहाजिर और सिंधी भी आप देखेंगे, जब श्री एल के अडवाणी जी भी गए थे और जब भी बेनज़ीर भी बात करती थी वो सिंधी में बात करते थे। तो एक जो प्यार और मोहब्बत सिंधियों का भारत के साथ लगाव है, आज भी यही कारण है कि कराची कैपिटल छोड़ करके कहाँ गया पाकिस्तान? इस्लामाबाद, क्योंकि कराची और बम्बई जो है वो हमेशा नज़दीकी माना जाता था, और वो कैपिटल को उन्होंने अलग किया, इस्लामाबाद लेकर के गए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि कराची के अंदर आज भी बहुत सारी ऐसी तादाद लोग हैं जिनका झुकाव भारत के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो झुकाव रहेगा, क्योंकि हमेशा कराची वॉज पार्ट ऑफ ग्रेटर बॉम्बे, ग्रेटर बम्बई का ये भाग है कराची। अच्छा। जब आज़ादी के बाद अलग हुआ, लेकिन आज भी जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे हम लोग कहते हैं बम्बई इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वैसे कराची रिमेन्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब प्रॉब्लम की जड़ ये 30% पाकिस्तान पंजाब जो है यही है, और सारा आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट ग्राउंड और ट्रेनिंग ग्राउंड भी यही है, पूरा का पूरा। लगातार जब भी पाकिस्तान के यहाँ से कोई भी हमला हुआ, वो पंजाबी मुसलमान, और उस समय उसने कोई मदद ली थी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोगों को लाए थे, ये जो खैबर पख्तूनवा का इलाका है, वहां से होता है बहुत कम इनके मुकाबले बहुत कम। उनको सिर्फ क्या इन्होंने लालच दिया था कि हम पहले बोला हम पैसा देंगे, जब ये पैसा नहीं दे पाए तो उन्होंने बोला कि आप लूटपाट कर लो। तो आपको याद होगा कि जब ये आए थे रजाकार, ये बारामुल्ला में 2 दिन रुक गए थे लूटपाट करने के लिए, उतना समय मिल गया था भारतीय फौज को श्रीनगर एयरपोर्ट में लैंड करके फिर इनको वापस ठुकाई करते हुए पीछे ले जाने का। लेकिन जो खास करके जो जड़ है
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, वो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है। सारे के सारे जो इनके मरकज़ हैं सारे वहाँ हैं, और जी। उधर से इसका एक्सटेंशन है मीरपुर कोटली रावला कोट का इलाका।